Hello everyone. Today we are going to discuss in the class 11th physics topic of chapter center of mass. मैन प्लैंक सिस्टम कल हमने डिस्कस किया था, उसके बेसिक्स समझे थे, उसके कुछ कंसेप्ट बनाए थे, उसके बेस पे ही हम प्रीवियस ईयर्स नीट के या जेई के जो भी होंगे वो जो भी मैं लेके आया हूँ वो सब कवर करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी समझेंगे, चीज़ों को कैसे सॉल्व करनी है। तो बेसिकली टॉपिक का नाम है म्यूचुअली इंटरएक्टिव फोर्सेस। म्यूचुअली इंटरएक्टिव फोर्सेस कल भी डिस्कस किया था। जब एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर से ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दो पार्टिकल है सिस्टम के, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा पहले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन जो दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, अगर वो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे रहेगा, और चाहे जो मर्जी पार्टिकल मूव करता रहे सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। रीजन भी क्या है? रीजन भी है म्यूचुअल इंटरएक्टिव फोर्स में सबसे पहला स्टेप तो होगा, म्यूचुअल इंटरएक्टिव क्या होती है? इंटरनल फोर्स होती है। तो इंटरनल फोर्स है तो सिस्टम पर नेट फोर्स होती है जीरो। ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इफ इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो है, v इनिशियल जीरो है सेंटर ऑफ मास का, तो v फाइनल भी सेंटर ऑफ मास का जीरो ही रहेगा। फाइनल भी जीरो रहेगा, इनिशियल भी जीरो था। अगर इनिशियल रेस्ट पे था सिस्टम, इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो है। ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंटरएक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, याद रखिए। डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल इंटरएक्टिव हो सकती है, ठीक है बेटा, और स्प्रिंग फोर्स म्यूचुअल इंटरएक्टिव हो सकती है, ठीक है। इंटरनल इंपल्सिव फोर्स, बॉम्ब का एक्सप्लोजन होना, ये इंपल्सिव फोर्स हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब प्रीवियस ईयर को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एबीएमटी प्री 2010 में आया हुआ है। तो टू पार्टिकल्स व्हिच आर इनिशियली एट रेस्ट। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ना है, और स्टेटमेंट में ही आपका क्वेश्चन का आंसर भी हिडन होता है, तो वो आपको पहचानना है। तो टू पार्टिकल व्हिच आर इनिशियली एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पे दे दिया पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल VCM जीरो है। ठीक है। मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल अट्रैक्शन। यहां से क्वेश्चन में पता लग रहा है इंटरनल अट्रैक्शन, इसका मतलब म्यूचुअल इंटरएक्टिव फोर्स है और इनिशियली रेस्ट में है। म्यूचुअल इंटरएक्टिव फोर्स है तो सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? जीरो। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो लग रही है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितनी होगी? जीरो। ठीक है। इनिशियल क्या रखा है? इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। ठीक है। इफ देयर स्पीड्स आर v and 2v, अब वो पार्टिकल एक पार्टिकल की स्पीड एक पार्टिकल एक्वायर कर ली v, दूसरे पार्टिकल एक्वायर कर ली 2v। एक v से इधर जा रहा है, एक 2v से इधर जा रहा है। ये सेंटर ऑफ मास था कहीं, ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है बेटा। मासेस गिवन नहीं है इन पार्टिकल्स के, तो देयर स्पीड v2 एंड देन स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे इसको पढ़ के सेंटर ऑफ मास की स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। VCM इक्वल, जल्दी इतनी करते हैं, चीजों को समझते नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, m1v1 प्लस m1v2 बाय m1m2, ये लगाएंगे। ये अप्रोच रहती है बच्चों की। अभी जब अप्रोच रहती है तो देखने वाली बात ये है, इसमें मासेस तो गिवन ही नहीं है। अगर इसमें मासेस नहीं गिवन है पार्टिकल्स के, तो आप ये तो निकाल ही नहीं सकते। फंस गए यहाँ पे, कैसे करें? सोचेंगे। तो अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा हो और कंसेप्ट को अच्छे समझा हो, इंटरनल अट्रैक्शन दे रखी है। अगर इंटरनल अट्रैक्शन है, इसका मतलब म्यूचुअल इंटरएक्टिव फोर्स है, मतलब सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही, इंटरनल फोर्स ही है। तो नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, तो फाइनल भी जीरो होगी, और जीरो आंसर में है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, थर्ड जीरो। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कवर करते हैं। ये भी ऑल इंडिया बीएमटी 2012 में आया हुआ है। टू पर्सन्स ऑफ मासेस 55 kg एंड 65 kg रिस्पेक्टिवली। दो पर्सन है, एक का मास 55, एक का मास 65 रिस्पेक्टिवली, आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड के ऑपोजिट एंड पर बैठे हैं। ठीक है। द लेंथ ऑफ बोर्ड इज 3 मीटर। बोर्ड की लेंथ देखिए 3 मीटर, जैसे डायग्राम में बना रखे हैं। ये एक पर्सन यहाँ बैठा है, एक पर्सन यहाँ बैठा है, बोर्ड की लेंथ है 3 मीटर। ठीक है। और 100 kg बोर्ड का मास है एंड वेट 100 kg। The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. जो 55 kg वाला बंदा है वो 65 kg वाले पर्सन के पास जाके बैठ जाता है। ये बैठ गया।
ठीक है। इफ बोट इज इन स्टिल वाटर, अगर बोट स्टिल वाटर में है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम शिफ्ट बाय, सेंटर ऑफ मास पूछा है कि कैसे शिफ्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब पहले तो ये पहचानना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के कहीं से हमें लगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब नेट फोर्स सिस्टम में जीरो है, तो हम क्या, हमारी अप्रोच क्या रहती है, जैसे हमने मेथड्स में पढ़ा था, कई क्वेश्चन किए थे, हम इस पर्सन को इधर बिठाएंगे तो ये मान के चलते हैं अगर पर्सन इधर जा रहा है तो बोट पीछे आ रही होगी, राइट। तो बोट हमने पीछे मान ली x, ठीक है। कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, हम बोट का डिस्प्लेसमेंट निकाल के बैठ जाएंगे, बोट का डिस्प्लेसमेंट। और बोट का डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही नहीं है, बोट का डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही नहीं है, उसने क्या पूछा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय, मतलब उसने बोट का डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा है। अब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो इनिशियल बताइए, बोट रेस्ट पे थी, इनिशियल बोट रेस्ट पे तो बताइए सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट होगा, VCM कितना था इनिशियल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, राइट, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है 0, अगर नेट फोर्स 0 है तो VCM इनिशियल ACM भी 0 हो गया और फाइनल VCM भी कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब बोट तो मूव नहीं करेगी, शिफ्ट ही नहीं करेगी, तो उसका आंसर आएगा 0। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है जो पहचान लेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में इतना टाइम वेस्ट करोगे फिर भी रिजल्ट नहीं आने वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। स्मार्टनेस चाहिए आपको, और सबको कैसे आएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ मैन ऑफ मास 50 kg इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, मैन 50 kg का मैन है जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में खड़ा है। अब देखो इसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ कह दिया। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब क्या है, मतलब नीचे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अगर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है 0, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है 0, मतलब F net 0, राइट। क्वेश्चन को ऐसे समझना है, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, फटाफट से समझ में आएगा सॉल्यूशन कैसे करना है। एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर, फ्लोर से 10 मीटर हाइट पर वो पर्सन खड़ा है, ठीक है। ही थ्रोज ए स्टोन ऑफ 0.5 kg मास, वो एक स्टोन को थ्रो करता है जिसका मास 0.5 kg है, डाउनवर्ड थ्रो कर रहा है। अब अपने आप तो जाएगा नहीं नीचे, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो उसको तो फोर्स लगानी पड़ेगी नीचे, राइट। ग्रेविटी फ्री स्पेस में उसको 0.5 kg का मास डाउनवर्ड भेजना है, कितनी स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो व्हेन स्टोन रीचेस द फ्लोर, जब स्टोन फ्लोर पर पहुंचेगा, जब स्टोन यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर, इस फ्लोर से मैन कितना ऊपर होगा, ये रहा फ्लोर, ठीक है ना। व्हेन स्टोन रीचेस द फ्लोर, स्टोन जब यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, मैन फ्लोर से कितना ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, सोचें इसमें कि क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो एक सिस्टम ग्रेविटी फ्री स्पेस का है जिसमें कोई, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि नेट फोर्स y डायरेक्शन में कितनी है 0 है, क्योंकि नीचे कोई वर्टिकली डाउनवर्ड वेट काम नहीं कर रहा, ठीक है। अभी तक तो आप पढ़ते थे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल 0, लेकिन इस केस में आप क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि y में कोई फोर्स गिवन नहीं है, m1 y1 वेक्टर डेल्टा y1 m2 डेल्टा y2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी बुक से देखेंगे तो बुक्स में बहुत लेंथी मेथड दे रखा है, बुक्स में जो मेथड है बहुत लेंथी है, तो ये मेथड आपको मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, बहुत इजी मेथड है, देखिए इसको ध्यान से। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी होगी 0, राइट। तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मैन की कितनी हुई है और इसकी डिस्प्लेसमेंट तो स्टोन की हमें पता ही है कितनी हुई है, ठीक है। तो अगर वो पर्सन थ्रो करेगा बॉल को, ठीक है, जैसे एग्जांपल है हम, अगर बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे जाती है, अगर स्टोन नीचे जाएगा उसमें भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर स्टोन नीचे जाएगा तो पर्सन कहां जाएगा, पर्सन ऊपर जाएगा, ठीक है। पर्सन कहां जाएगा ऊपर, स्टोन नीचे जाएगा, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होगा मैन पे, वो पीछे गया, मैन पीछे गया, मान लियो कितना पीछे गया, y पीछे गया, ठीक है, इतना पहुंच गया, इतना कब पहुंच गया, ये इस y पर कब पहुंचा, जब स्टोन पहुंचा सरफेस पर, ठीक है। तो ये y पहले y निकाल ले तो हम निकाल सकते हैं सब चीजें। तो देख लेते हैं किसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। अगर ये फॉर्मूला लगाना है, मासेस दोनों के हमें पता है, 50 kg मास किसका है, मैन का,
ठीक है। और उसके बाद स्टोन का मास हमारे पास गिवन है कि नहीं, स्टोन का मास 0.5, हाइट दे रखी, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्टोन कहाँ गया। स्टोन गया 10 मीटर नीचे, 10 मीटर नीचे गया, ठीक है। उसके बाद मैन कहाँ गया, मैन गया y डिस्प्लेसमेंट हुई मैन की कहाँ, ऊपर, y मीटर कहाँ, ऊपर, ठीक है। और ऊपर को मान लेते हैं, अपवर्ड को मान लेते हैं पॉजिटिव, स्टैंडर्ड कन्वेंशन, कुछ भी मान सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर अब ये वाली सिचुएशन यहाँ कर देते हैं। देखिए m1 हम मान लेते हैं, m1 कौन है, मास, m1 मास, मास मैन का है किसका, 50 kg मैन का मास। तो डेल्टा y1 कितना है, कितना गया, y गया, कहाँ गया, ऊपर, तो प्लस मान लिया इसको, प्लस, ठीक है। m2 मास किसका है, m2 मास हमने माना स्टोन का है 0.5, ये गया नीचे, कितना नीचे गया, -10 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल, इतना सा स्टेप करना है, विद इन 10 to 15 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो 50y - 5 इक्वल 0, तो y कितना आ जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा 5/50, दैट इज 1/10, 0.1, y आया 0.1 मीटर। तो अभी तो सिर्फ आपने ये निकाला 0.1 मीटर। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर। ये रहा फ्लोर और ये रहा मैन का डिस्टेंस जहां पहुंचा। तो ये आपके पास 10 था और 10 प्लस 0.1 हो गया 10.01 मीटर, 10.01 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। क्या बेटा, बुक्स के करें, बुक्स के मेथड को जाएंगे तो उसमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे। तो मोमेंटम से पहले इसका मास निकाल, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकाल के फिर उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे जो कि बहुत लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। इतने आपके 2-4 क्वेश्चन और छूट जाएंगे। तो इससे बढ़िया है आप इस मेथड से कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ये ट्रिपल में भी आया हुआ है और ये AIPMT 2015 में गया है। Two spherical bodies of masses m and 5m। एक बॉडी है जिसका मास है m, रेडियस है इसकी r, और दूसरा मास है 5m, इसकी रेडियस है 2r, ठीक है। आर रिलीज इन फ्री स्पेस, रिलीज किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की जो सेपरेशन है वो कितनी है, 12r। सेंटर टू सेंटर सेपरेशन रखी है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, स्टेटमेंट को जितना इजी करके पढ़ेंगे और ब्रेक डाउन रिड्यूस करके पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ये इधर अट्रैक्ट होगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा, मतलब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो पहला स्टेप तो आपने ये पहचान लिया, स्टेप फर्स्ट कि एफ नेट कितना है, 0 है, एफ नेट 0 है, पहली बात होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सेंटर ऑफ मास की, हाईलाइट किया हुआ इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। सिस्टम रिलीज हुआ है रेस्ट से, तो VCM कितना था इनिशियली, 0। तो फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कहां होगी, 0। कितनी होगी, 0। तो मतलब आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो जो आप पढ़ते हैं। क्या इक्वेशन है बेटा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल 0। ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है, 0 है। चलो देखते हैं फिर अब क्या को समझना है। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी, जो स्मॉलर बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से बिफोर स्मॉलर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। थोड़ा सा बॉडीज को शॉर्ट कर देते हैं, बहुत बड़ी बॉडीज बना के तो कोलाइड करेंगे तो स्पेस नहीं बचेगा। दोबारा से डायग्राम को देख लीजिए। आपके पास दो मासेस थे, एक मास था m, दूसरा था आपके पास 5m है ना। हाँ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दे रखा है, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है 2r।
और ये डिस्टेंस है हमारे पास 12r, ठीक है। अब इसने बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन। सपोज कोलिजन हो गया इनका, यहाँ पे ये कोलिजन हो गया, ये है आपके पास m वाली बॉडी और ये है आपके पास 5m वाली बॉडी। इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है 2r, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है यहाँ से बता सकते हैं? इसको हम मान लेते हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल इसने कितना किया यहाँ से, इसने डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया x, तो इसने कितना सेंटर टू सेंटर देखेंगे ना, इससे इसने इतने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मेरे को एक बात बताओ, जब ये कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा इसका इनिशियल डिस्टेंस था सेंटर टू सेंटर कितना 12r, और जब कोलाइड कर रही है तो ये डिस्टेंस तो अभी भी है 3r का। सेंटर तो कोलाइड नहीं कर रहे, कोलाइड कौन कर रहा है? बॉडीज कर रही है। अगर बॉडीज कोलाइड कर रही है तो ये डिस्टेंस तो हमेशा ही रहने वाला है कितना 3r। तो अगर इसे आपने इसको x माना, स्मॉलर बॉडी से अगर ये डिस्टेंस x हुआ तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा 9 - x। तो ये बॉडी चल के आई है इधर 9 - x, ये बॉडी स्मॉलर बॉडी चल के गई है x, और आपको क्या निकालना है? स्मॉलर बॉडी कोलिजन से पहले कितना चली है, मतलब आपको x निकालना है। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, जो स्मॉलर बॉडी है, स्मॉलर बॉडी m मास वाली बॉडी x चली है, कहाँ चली है? आगे। तो आगे को मान लेते हैं प्लस। जो 5m वाली बॉडी है वो कितना चली है? 9 - x, कहाँ चली है? पीछे। और पीछे को क्या मानेंगे? माइनस। लेफ्ट में चली है ना ये 5m वाली बॉडी। कर लेते हैं, चलो m1 m डेल्टा x1 मतलब x प्लस m2 5m डेल्टा x2 9 - x वो भी पीछे, 9 - x वो भी पीछे, इक्वल टू 0, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है? 0 है। तो mx प्लस 5m 9 - 9 प्लस x इक्वल 0। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 7.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया हो। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चंस, आई होप ये प्रीवियस ईयर समझ में आए होंगे। तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।